एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब एसिड दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। बेस भी दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो कुल मिलाकर के 4 कॉम्बिनेशन मिल गया। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का न्यूट्रलाइजेशन, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन और वीक एसिड वीक बेस का न्यूट्रलाइजेशन, जिससे 4 अलग अलग तरह का सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और चारों का नेचर भी अलग अलग होता है। तो यही चारों तरह का सॉल्ट्स पहले हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्ट्स में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से, एग्जांपल है HCl और NaOH, इसके न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट बना है NaCl, उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है न्यूट्रल है सॉल्ट, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका pH का वैल्यू हो जाएगा 7, ठीक है, लाइक H2O। और अगर टेम्परेचर कुछ और हुआ 25 डिग्री सेल्सियस से, तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ pH विल बी इक्वल टू pKw डिवाइड बाय 2, ठीक है। Kw क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। pKw डिवाइड बाय 2 किसी और टेम्परेचर पे, और 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 याद करके रखना है, ठीक है। सेकंड केस है, एसिड तो स्ट्रॉन्ग है HCl एग्जांपल के लिए, बेस को लिए हम लोग वीक NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो सॉल्ट बना है NH4Cl, देखो एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है, तो ऑब्वियसली सॉल्ट का जो नेचर है वो स्ट्रॉन्गर साइड में होगा। तो स्ट्रॉन्गर साइड में कौन है? एसिड। तो ये सॉल्ट हो गया एसिडिक सॉल्ट, और सॉल्ट क्योंकि एसिडिक है, द वैल्यू ऑफ pH विल बी लेस देन 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तीसरा तरह का सॉल्ट हो गया जिसमें कि हम लोग एसिड को कर देंगे वीक, यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड था, वीक एसिड हो गया, और बेस हो गया स्ट्रॉन्ग। एग्जांपल के लिए एसिटिक एसिड और NaOH, सोडियम एसिटेट बना है। अब स्ट्रॉन्गर साइड में रहेगा सॉल्ट, तो सॉल्ट का नेचर हो गया बेसिक सॉल्ट, द वैल्यू ऑफ pH विल बी ग्रेटर देन एट 25 डिग्री सेल्सियस। और चौथा जो सॉल्ट है वो है वीक एसिड और वीक बेस का। देखिए ये है वीक एसिड एसिटिक एसिड, और ये है वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो सॉल्ट बनता है, यहां पे बना है अमोनियम एसिटेट, इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट। अब इसका pH के बारे में एज सच कोई कमेंट तुरंत नहीं कर सकते। देखो एसिड जो है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka पर, और बेस का बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb पर। तो अब ये Ka और Kb पर डिपेंड करेगा कि ये जो मिक्स सॉल्ट बना है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इसका pH 7 होगा, 7 से ज्यादा होगा या 7 से कम होगा। जैसे अगर मान लो Ka और Kb का वैल्यू बराबर हो जाता है, तो इसका pH हो जाएगा 7 बिकॉज एसिड और बेस का स्ट्रेंथ सेम है, तो 7 हो गया, फिर न्यूट्रल की तरह काम करेगा। अगर Ka का वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ से ऊपर है, तो फिर इसका pH हो जाएगा 7 से कम। और अगर Kb का वैल्यू ज्यादा है तो उसका pH हो जाएगा 7 से ज्यादा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन Ka एंड Kb। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं pH डिपेंड्स ऑन Ka एंड Kb। Ka और Kb पर डिपेंड करेगा इसका pH मिक्स सॉल्ट का। तो कुल 4 तरह का सॉल्ट है। क्या क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा, एसिडिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बनेगा, बेसिक सॉल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा, और मिक्स सॉल्ट जो है वो बनेगा वीक एसिड वीक बेस से। तो कोई भी सॉल्ट जब आपको देगा एग्जाम में और आपसे उसका नेचर पूछेगा, तो उसका नेचर आप कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल सा चीज है। क्या करो कि जैसे कोई भी एक सॉल्ट लेते हैं, इस सॉल्ट को देखो NH4Cl को, NH4Cl में NH4 प्लस है और Cl माइनस है, मतलब ये अमोनियम आयन कैटायन है और क्लोराइड आयन एनायन है। तो जो कैटायन है उसमें लगा दो OH माइनस, तो वो बन जाएगा बेस, और जो एनायन है उसमें लगा दो H प्लस, तो वो बन जाएगा एसिड, ठीक है। तो आपका एसिड और बेस जिससे कि वो सॉल्ट बना बन गया, और फिर चेक कर लो कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है एसिड बेस, उसके आपसे नेचर डिसाइड कर लो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस किस का जो लिस्ट है वो आप लोग को शुरू में ही दे दिया गया है। जैसे कोई एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल फिर से देखो, CH3CONA सोडियम एसिटेट, इसमें एसिटेट एनायन है और सोडियम कैटायन है, ठीक है। तो ये एसिटेट में आप डाल दो H प्लस, देखो ये बन गया वीक एसिड, एसिड जिससे ये बना है, और ये Na प्लस जो कैटायन है उसमें डाल दो OH माइनस, तो देखो ये बन गया बेस। तो एसिड और बेस आपके पास आ गया। अब इसको नेचर देख लो, इसका वीक और स्ट्रॉन्ग है, तो जो स्ट्रॉन्ग है उसके साइड पे नेचर आपका रहेगा। तो सॉल्ट का क्लासिफिकेशन इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। क्या करना है? जो भी सॉल्ट दिया हुआ है उसका कैटायनिक पार्ट में दे दो OH माइनस और उसके एनायनिक पार्ट में दे दो H प्लस, ठीक है।
और उससे बन जाएगा आपका एसिड और बेस, और फिर आप चेक कर लो कि उसका नेचर कैसा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट का नेचर निकल करके आ जाएगा। अगर दोनों स्ट्रांग है तो न्यूट्रल है सॉल्ट, अगर एसिड स्ट्रांग है बेस वीक है तो एसिडिक है सॉल्ट, अगर बेस स्ट्रांग है एसिड वीक है तो बेसिक है सॉल्ट, अगर दोनों वीक है तो मिक्स सॉल्ट है दैट हुज pH डिपेंड्स ऑन Ka and Kb ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, चलो यहां तक तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिसिस का। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विथ वाटर, पानी के साथ रिएक्शन करना। देखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनता है, मतलब कि एक H+ निकालने के बाद जो बनता है, वो बहुत वीक बेस होता है। जैसे जैसे एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कॉन्जुगेट बेस का जो स्ट्रेंथ है वो घटता जाता है। सेम इज द केस विद बेस। जैसे जैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा बेस का, वैसे वैसे कॉन्जुगेट एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ घटता जाएगा। कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस बहुत घटिया बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड बहुत घटिया एसिड है, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कंपैरेटिवली बेहतर है, और वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड भी कंपैरेटिवली बेहतर एसिड के जैसा काम करेगा। अब जब हम लोग पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद वो अपना नेचर के अकॉर्डिंग काम करना चाहेगा। जैसे ध्यान देना, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है Na+, OH- निकालने के बाद क्या बचा Na+। तो अगर आप Na+ को पानी में डालोगे, अब Na+ है उसका कॉन्जुगेट एसिड, किसका कॉन्जुगेट एसिड? NaOH का कॉन्जुगेट एसिड। दिस इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NaOH। ठीक है, इसको आप पानी में डालेंगे तो ये अगर अच्छा एसिड होता तो पानी में डालने पर H+ निकालना चाहिए था। तो कैसे H+ निकालना चाहिए था? तो ये रिएक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए था कि भाई Na+ है तो H2O का ये प्लस चार्ज है, तो H2O के पास H+ है और OH- है। ठीक है, तो उसका OH- को ये ले लेता और क्या बनाता? NaOH। H2O का OH- को ये ले लेता, बनाता NaOH। तो इसका OH को तो ये ले लिया, तो इसमें क्या बचा? H+। तो देखिए, अगर ये जो एसिड की तरह काम कर रहा है Na+, ये अगर अच्छा एसिड होता, ये अगर कुछ भी ढंग का एसिड होता, तो फिर वो पानी के साथ रिएक्ट करने पर H+ रिलीज करता। लेकिन आप लोग को हम क्या बोले? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो बहुत ही घटिया होगा, बहुत ही खराब एसिड होगा, तो वो पानी में डालने के बाद H+ रिलीज नहीं कर पाता है। नाम का है कॉन्जुगेट एसिड, लेकिन उसका नेचर ऐसा नहीं है कि पानी में डालेंगे तो उसमें से H+ निकल जाए, ये काम नहीं करेगा। सिमिलरली HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? Cl-। Cl- इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ व्हाट? ऑफ HCl। ठीक है, तो ये भी अब HCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Cl- बहुत घटिया बेस हुआ, तो H2O में डालने के बाद इसका अगर ये थोड़ा भी ढंग का बेस होता तो उसमें से OH- निकालता, लेकिन क्योंकि बहुत खराब बेस है बिकॉज इट इज कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी पानी में हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। खैर, ये तो लॉजिक हुआ जो आप लोग को हम बता रहे हैं। अदरवाइज इस स्टेटमेंट को ध्यान रख लो जो यहां पे लिखा हुआ है, दैट कॉन्जुगेट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस या स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड हाइड्रोलाइज नहीं करेगा, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कौन करेगा? वीक वाला करेगा। अगर वीक वाले का कॉन्जुगेट्स है तो वो हाइड्रोलाइज करेगा। जैसे CH3COOH वीक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? CH3COO-। ठीक है, तो देखो CH3COO- ये हो गया कॉन्जुगेट बेस। किसका कॉन्जुगेट बेस है बाबू? तो CH3COOH का कॉन्जुगेट बेस है। इसको अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे तो फिर से ये माइनस चार्ज है यहां पे, जो H2O का H+ ले लेगा और CH3COH बनाएगा, और जब इसका H+ ले लिया तो यहां पे क्या बचा? OH-। देखो OH- रिलीज हो गया, तो ये हाइड्रोलाइज कर रहा है पानी में। ये अलग बात है कि यहां पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, बट स्टिल हाइड्रोलिसिस विल टेक प्लेस। कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस में करेगा क्या? क्योंकि ये एनायन है तो इसका H+ ले लेगा और इसमें से OH- निकल जाएगा। कॉन्जुगेट बेस तो ऑब्वियसली पानी में OH- निकालना चाहिए था, जो ये निकाल रहा है। सिमिलरली NH4OH इज अ वीक बेस, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? NH4+। दिस NH4+ इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ विच बेस? NH4OH। तो ये भी वीक बेस का कॉन्जुगेट है, तो ये भी हाइड्रोलाइज करेगा पानी में। H2O में डालेंगे, इसको क्या करने वाला है? क्योंकि ये कैटायन है तो ये H2O का OH- ले लेगा और NH4OH बनाएगा। जब इसका OH- ले लेगा तो इसमें से H+ बचेगा और H+ रिलीज हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुआ। तो यहां से बहुत सिंपल सा फंडा आप लोग यहां पे नोट डाउन कर सकते हैं कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कॉन्जुगेट एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, बट conjugate base of weak acid
और कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस करने पे रिएक्शन क्या शो करेगा, बहुत सिंपल फंडा से कुछ याद नहीं करना है। अगर ये एनायन है तो H2O का कैटायन यानी कि H+ को लेकर के एक कंपाउंड बनाएगा और OH- रिलीज कर देगा। अगर ये खुद एक कैटायन है तो H2O का एनायन यानी कि OH- को लेकर के एक कंपाउंड बनाएगा और यहां से H+ को रिलीज कर देगा। अब जब ये समझ में आ गया कि कौन सा आयन हाइड्रोलाइज करेगा और कौन सा आयन हाइड्रोलाइज नहीं करेगा, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि जो 4 तरह का सॉल्ट्स हम लोग पढ़े उसमें से कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलाइज करेगा और कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। बहुत सिंपल है, देखो ये जो न्यूट्रल सॉल्ट है इसमें कैटायन है Na+, एनायन है Cl-। Na+ NaOH का कॉन्जुगेट है, Cl- HCl का कॉन्जुगेट है। क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो मेरे को दिख रहा है कि Na+ भी हाइड्रोलाइज नहीं करेगा, Cl- भी हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। यहां पे देखो लिखा हुआ भी है Na+ का भी हाइड्रोलाइज नहीं होगा, Cl- का भी हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के इस न्यूट्रल सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट में आ जाइए। एसिडिक सॉल्ट में एग्जांपल NH4Cl का आप लोगों को दिख रहा है और इस NH4Cl में कैटायन NH4+ इज कॉन्जुगेट ऑफ वीक बेस, Cl- इज कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें कैटायन है NH4+, एनायन है Cl-, जिसमें मेरे को दिख रहा है कि Cl- तो हाइड्रोलाइज नहीं करेगा लेकिन NH4+ हाइड्रोलाइज करेगा। ठीक है, और अगर दोनों में से कोई एक आयन भी हाइड्रोलाइज कर रहा है मतलब कि आपका सॉल्ट हाइड्रोलाइज करेगा, तो एसिडिक सॉल्ट हाइड्रोलाइज करेगा। सिमिलरली ये जो बेसिक सॉल्ट है इसको देखो, इसमें एनायन जो है CH3COO- वो हाइड्रोलाइज करेगा बिकॉज वो वीक एसिड का कॉन्जुगेट है। Na+ हाइड्रोलाइज नहीं करेगा क्योंकि Na+ स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट है। तो भाई एक आयन हाइड्रोलाइज करना है एटलीस्ट, Na+ तो नहीं करेगा बट एसिटेट आयन करेगा हाइड्रोलाइसिस, तो बेसिक सॉल्ट भी हाइड्रोलाइज करेगा। ठीक है, और आखिरी है मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट में तो आपको दिख रहा होगा कैटायन आयन दोनों हाइड्रोलाइज करेगा। ये हो गया एसिटेट आयन एनायन और NH4+ कैटायन। ठीक है, इसमें एसिटेट भी वीक एसिड का कॉन्जुगेट है, अमोनियम आयन भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि वीक बेस का कॉन्जुगेट है, और हम लोग को दिख रहा है कि दोनों हाइड्रोलाइज करता है। तो मिक्स सॉल्ट पे हाइड्रोलाइज करेगा, इसमें कैटायन आयन दोनों हाइड्रोलाइज करेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहां पे हम अगर लिखें सॉल्ट और इस जगह पे हम लिखें हाइड्रोलिसिस, तो पहला जैसे सॉल्ट है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, लेकिन एसिडिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा, बेसिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा और मिक्स्ड सॉल्ट में भी हाइड्रोलिसिस होगा। क्या हम लोग बात किए कि अगर एक भी आयन हाइड्रोलाइज कर रहा है तो सॉल्ट हाइड्रोलाइज करेगा। न्यूट्रल में कैटायन आयन दोनों में से कुछ हाइड्रोलाइज नहीं कर रहा है। एसिडिक और बेसिक सॉल्ट में एक आयन हाइड्रोलाइज कर रहा है और जो मिक्स्ड सॉल्ट है उसमें तो खैर दोनों आयन हाइड्रोलाइज कर रहा है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछता है कि ये 4 तरह का नमक में कौन हाइड्रोलाइज नहीं करेगा, तो न्यूट्रल हाइड्रोलाइज नहीं करेगा, बाकी सब हाइड्रोलाइज करेगा। और सॉल्ट का नेचर कैसे निकालेंगे वो आप लोग को हम बता दिए, H+ और OH- ला के चेक कर लेंगे किस एसिड बेस से वो बना है, फिर उसका नेचर निकालेंगे और नेचर निकालने के बाद हाइड्रोलाइज करेगा कि नहीं करेगा वो इस लिस्ट से आपको पता चल जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग को 3 अलग अलग सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस पढ़ना है, बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और मिक्स्ड सॉल्ट का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ हाइड्रोलिसिस ऑफ बेसिक सॉल्ट। एग्जांपल के लिए सोडियम एसिटेट, जो कि लास्ट पेज में आप लोगों को लास्ट स्लाइड में दिखा था। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये सोडियम सॉल्ट एक बेसिक सॉल्ट है, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है C। अब ये सोडियम एसिटेट बना किससे किससे है, तो बना किससे किससे भाई, इसका एनायन ये है, कैटायन ये है, एनायन में H+ लगा दो, कैटायन में OH- लगा दो, बन जाएगा कि कौन कौन से बना। अब ये NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एसिटिक एसिड है, वीक एसिड। तो क्योंकि एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो इसका Ka का वैल्यू डिफाइंड होगा। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कोई डिस्टेंट कांस्टेंट नहीं होता, तो इक्विलिब्रियम भी नहीं होता है। तो CH3COH का Ka का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बेसिकली आपको इस बेसिक सॉल्ट का कंसंट्रेशन दे रखा है सवाल में और इस वीक एसिड का Ka का वैल्यू दिया हुआ है जैसे कि वो बेसिक सॉल्ट बना है, और इन दोनों को यूज करके आपको कुछ कुछ चीज निकालना है जिसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये आप देखो कि एसिटेट आयन और सोडियम कैटायन में Na+ हाइड्रोलाइज नहीं करेगा बिकॉज Na+ इज कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें हाइड्रोलाइज कौन करेगा, इसमें हाइड्रोलाइज करेगा एसिटेट आयन। ठीक है, एसिटेट आयन विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन लास्ट पेज में हम लोग देखे थे वो कुछ इस तरीके से होगा, एसिटेट प्लस H2O इक्विलिब्रियम साइन, इसका H+ को खा गया तो एसिटिक एसिड बन गया और OH- निकल गया। ठीक है, अब इसका कंसंट्रेशन क्योंकि C था तो इसमें एसिटेट का भी कंसंट्रेशन C होगा। ये 0 ऐसा कंसंट्रेशन हम लोग नहीं लिख रहे बिकॉज ये लिक्विड फेज में है। ठीक है, लिक्विड फेज में तो इसका कोई कंसंट्रेशन का रोल नहीं है बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में उसको हम लोग मेंशन नहीं करते। अब यहां पे लिखे हम C- C अल्फा, जहां पे अल्फा क्या है, अल्फा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस।
नाम थोड़ा बदला हुआ है, जैसे एसिड और बेस को डिसोसिएट करते थे तो अल्फा लिखते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहां पे डिसोसिएशन रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन ही हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, तो मतलब वही है कि फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपाउंड दैट अंडरगोस हाइड्रोलिसिस, बट ये इसका नाम में थोड़ा चेंज है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है बल्कि क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। किसी किसी जगह ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए इस अल्फा को स्मॉल h से इंडिकेट कर देता है, ठीक है, ध्यान रखना, कहीं पे यहां पे स्मॉल h लिख सकता है, कहीं पर अल्फा लिख सकता है, दोनों का मतलब सेम है, एंड द मीनिंग इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, because the reaction is hydrolysis not dissociation but it is just like degree of dissociation alpha। तो या तो अल्फा लिख सकते हो आप या स्मॉल h लिख सकते हो, ठीक है, ये रिएक्शन इस तरीके से हो रहा है। अब इसमें पूरे डेरिवेशन को हम लोग स्किप करते हुए, बिकॉज वो डेरिवेशन ऐसा कुछ काम का नहीं है, सिर्फ चीजों को लेंदी बनाएगा और आपके दिमाग में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाएगा, हम लोग सीधे रिजल्ट पे बात करते हैं कि आपको याद क्या रखना है। देखिए ये जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है अल्फा या H, ठीक है, अल्फा और H, इसका एक इक्वेशन याद करो पहले, तो अल्फा इज इक्वल्स टू रूट अंडर KW बाय C इंटू K, वेयर KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, रूम टेम्परेचर में KW का वैल्यू होता है 10⁻⁻14, Ka इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस वीक एसिड और C इज कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्ट। ये वाला वैल्यू सीधे सीधे अप्लाई कर लो, पहला पॉइंट कि अल्फा या H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज रूट अंडर KW बाय CK। अगर ये अल्फा का वैल्यू जो निकल करके आता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का वैल्यू, अगर ये 0.1 से कम निकल के आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही बात हम लोग कर रहे हैं, पुराना वाला बात, अगर ये 0.1 से कम निकल के आता है तो जो भी वैल्यू यहां से निकला दैट इज करेक्ट। देखो लिखा हुआ है करेक्ट इफ अल्फा इज लेस देन 0.1। लेकिन अगर ये 0.1 से के बराबर या बड़ा निकल के आता है तो वैसे केस में ये वाला अल्फा गलत है, ठीक है। फिर हम लोग को कहां जाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए, ये क्वाड्रेटिक का इक्वेशन भी याद कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू KW बाय CK। मतलब ये देखो रूट के अंदर वाला चीज तो सेम है, क्या किए हम लोग, रूट को ना इधर भेज दो, इसको रूट को इधर भेज दो तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बनेगा KW बाय CK इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, ठीक है, और सिर्फ 1 माइनस अल्फा नीचे में एक ऐड कर दो, बिकॉज वही 1 माइनस अल्फा को 1 लिख करके इक्वेशन आया था, तो क्योंकि अल्फा 1 के सामने नेग्लिजिबल नहीं है तो हम लोग 1 माइनस अल्फा नीचे में लिखेंगे। सो इफ द अल्फा कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी लेस देन 0.1 दैट इज करेक्ट। अगर वो 0.1 के बराबर या बड़ा निकल करके आता है तो हम लोग के ये वाला अल्फा गलत हो जाएगा, देन इन दैट केस विल हैव टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये वाला इक्वेशन भी आप याद कर ले, अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू KW बाय CK। देखो ये सारा इक्वेशन प्रॉपर डेरिवेशन से निकल करके आता है, बट यू कांट एक्सपेक्ट कि आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप प्रॉपर डेरिवेशन करके वो जो रिजल्ट आएगा फिर उसको अप्लाई करेंगे, उतना समय भी नहीं होता है, उतना टेम्परामेंट भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, वहां जगह भी नहीं होता है उतना। आप ये सब रिजल्ट्स याद करके जाओगे तभी एग्जाम में सवाल आपसे बनेगा। तो आई गेस दिस इज क्लियर। फर्स्ट कैलकुलेट अल्फा और H और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इफ इट इज लेस देन 0.1 द वैल्यू इज करेक्ट। इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, यहां पे आपको दिख रहा है OH माइनस का कंसंट्रेशन दिख रहा है आप लोगों को C अल्फा, ठीक है, तो OH माइनस बराबर C अल्फा गिव्स द वैल्यू ऑफ POH, ठीक है। तो ये तीन चीज तो हो गया। एक और एडिशनल चीज है, जैसे ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं KH। KH इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, दिस इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है, सिमिलर टू KA KB, बस नाम अलग है, सबका मतलब तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। तो KH इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और ये वाला इक्वेशन भी आप याद कर लो, इक्वल्स टू KW बाय Ka, वेयर KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, इट इज 10⁻⁻14, और Ka इज डिस्टिलेशन कांस्टेंट ऑफ दिस वीक एसिड। तो चार चीज घेरा हुआ है। पहले आप लोग को क्वेश्चन देखते हैं पकड़ना है कि वो बेसिक सॉल्ट का सवाल है, बेसिक सॉल्ट पहले पकड़ना है, जो हम सिखा दिया आप लोग कैसे पकड़ोगे बेसिक सॉल्ट। एक बार बेसिक सॉल्ट पकड़ा गया उसके बाद फिर आपके पास ये चार चीजें जिसको अप्लाई करके जो भी चीज चाहिए आप बना सकते हैं। एग्जाम में अगर मान लो आपको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालने के लिए बोलेगा तो सीधे ये वाला इक्वेशन यूज करो, KH बराबर KW बाय K, निकाल के खाली खत्म। अगर आपको एग्जाम में बोलेगा नहीं आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है तो पहले आप ये वाला इक्वेशन यूज करो, अगर 0.1 से कम आया तो बन गया, हो गया आंसर। अगर 0.1 से बड़ा निकल करके आया तो फिर आप स्क्वाड्रेटिक में आ जाओ, स्क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो और फिर वहां से जो अल्फा का वैल्यू आएगा या स्मॉल h का वैल्यू, एक ही बात है, वो सही हो गया। और अगर आपसे पूछ रहा है फाइनली pH बताओ, तो आपको पता है यहां से अल्फा निकालने के बाद OH माइनस बराबर C अल्फा, वहां से माइनस लॉग लगाएंगे, POH मिल जाएगा, 14 से माइनस करेंगे तो pH का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है।
ध्यान रखना, फिर से इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं, किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर जब ये सब चेक करने का क्या जरूरत है, ये तो हमेशा ही सही रहा है क्वाड्रेटिक, तो सीधे क्वाड्रेटिक ही लगा देंगे। लेकिन अगर इस अल्फा का वैल्यू एक्चुअली नेग्लिजिबल है तो वो क्वाड्रेटिक आपसे सॉल्व ही नहीं होगा, यानी कि शुरुआत में आपको ये वाला इक्वेशन लगाना जरूरी है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसीजर जिसमें कि किसी भी बेसिक सॉल्ट का आप जो भी चीज एग्जाम में आपको चाहिए उसको आप कंफर्टेबली कैलकुलेट कर सकते हैं। वही अगर क्वेश्चन में बेसिक सॉल्ट के बजाय एसिडिक सॉल्ट दिया हुआ है, हम लोग को पता है कि बेसिक सॉल्ट भी हाइड्रोलाइज करता है, एसिडिक सॉल्ट भी हाइड्रोलाइज करता है और मिक्स सॉल्ट भी हाइड्रोलाइज करता है। तो बेसिक सॉल्ट तो आप समझ गए। अगर इसी की जगह मान लो एसिडिक सॉल्ट दिया रहा था, फॉर एग्जांपल एसिडिक सॉल्ट में क्या एग्जांपल हो गया, तो इसके पीछे तो है ही है एग्जांपल, ये हो गया एसिडिक सॉल्ट में NH4Cl ये रहा, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि एसिडिक सॉल्ट में कैटायन तो हाइड्रोलाइज करेगा, एनायन हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। तो अगर एसिडिक सॉल्ट दिया रहेगा तो वैसे केस में ये चारों जो चीज है उसमें क्या क्या चेंज होगा, बहुत सिंपल चीज है, इस Ka के जगह हो जाएगा Kb। जैसे बेसिक सॉल्ट बनता है वीक एसिड से, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा वीक बेस से, तो उस वीक बेस का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा Kb, वो Kb को आप यहां पर पुट करेंगे, गेट द वैल्यू ऑफ KH हाइड्रोलाइज कांस्टेंट, ठीक है। ये वाले इक्वेशन में भी आप Ka की जगह Kb पुट करोगे तो अल्फा यहां से निकल जाएगा, इस इक्वेशन में भी Ka की जगह Kb पुट करोगे तो यहां से अल्फा निकल जाएगा, और यहां पे इस OH माइनस की जगह हो जाएगा H+ आयन कंसंट्रेशन, जिससे कि सीधे pH निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा चेंज है, बेसिक सॉल्ट का सारा चीज याद कर लो। अगर एसिडिक सॉल्ट का क्वेश्चन है, वैसे आप लोगों को हम जानकारी के लिए बता देते हैं कि 90% प्रोबेबिलिटी होता है कि क्वेश्चन बेसिक सॉल्ट का आएगा रादर देन एसिडिक सॉल्ट, इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो, बिकॉज बेसिक सॉल्ट का रेंज, वैरायटी, टाइप्स ज्यादा होता है, एग्जाम्पल ज्यादा होता है। तो सिर्फ क्या चेंज करना है आपको, अगर बेसिक सॉल्ट के बजाय एसिडिक सॉल्ट हो गया तो जहां जहां Ka है वहां वहां हो जाएगा Kb, और जहां OH माइनस है उसके जगह हम लोग कर देंगे H+। एसिडिक और बेसिक सॉल्ट के साथ जो मिक्स सॉल्ट होता है, यानी कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वो भी हाइड्रोलाइज करता है। इनफैक्ट उसमें तो कैटायन और एनायन दोनों हाइड्रोलाइज करता है। तो अभी हम लोग उसका हाइड्रोलाइज देख लेते हैं, हाइड्रोलाइज ऑफ मिक्स सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। एग्जांपल में क्या है, तो CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट, जिसमें कि एनायन जो है एसिटेट आयन वो भी हाइड्रोलाइज करेगा, और कैटायन जो है NH4+ वो भी हाइड्रोलाइज करेगा। तो सवाल में मान लो ऐसा कंसंट्रेशन दिया हुआ है, अब ये बना हुआ है वीक एसिड एसिटिक एसिड से और वीक बेस NH4OH से, ठीक है। तो उन दोनों का मान लीजिए Ka का वैल्यू, एसिटिक एसिड का Ka का वैल्यू और NH4OH का Kb का वैल्यू भी दिया हुआ है। आप लोगों को याद होगा कि इसका जो pH होता है वो Ka और Kb पर डिपेंड करता है, Ka और Kb पर डिपेंड करता है, जो ज्यादा होगा उसकी साइड इंक्लाइंड रहेगा। खैर, अब इसमें क्या है कि एनायन भी हाइड्रोलाइज करने वाला, कैटायन भी हाइड्रोलाइज करने वाला, तो हाइड्रोलाइज का रिएक्शन क्या होगा ये थोड़ा ध्यान रख लो, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। तो इसका रिएक्शन जो है, इसमें देखो एसिटेट आयन भी हाइड्रोलाइज करने वाला है, अमोनियम आयन भी हाइड्रोलाइज करने वाला है, तो इन दोनों को लिख दिए, साथ में H2O लिखे। अब H2O के पास H+ है और OH माइनस है, तो उसका H+ कौन लेगा, ये लेगा, बिकॉज ये एनायन है तो H+ ले लेगा उसका, और इसका OH माइनस कौन लेगा, तो इसका OH माइनस ये ले लेगा, बिकॉज ये कैटायन है। तो ये H+ लेकर के बना दिया एसिटिक एसिड, और ये OH माइनस लेकर के बना दिया NH4OH। तो ये प्रॉपर रिएक्शन हो गया, हाइड्रोलाइज रिएक्शन ऑफ दिस सॉल्ट। कंसंट्रेशन इसका C है तो इसका भी C लिखेंगे, वहां 0 0, यहां पे क्या लिखेंगे C1 - H, अगेन H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसके पीछे वाले एग्जांपल में हम अल्फा ले लिए थे, यहां पे H ले लिए, स्मॉल h, ताकि आप लोगों को दोनों याद रहे कि इन दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है एग्जाम में। तो C1 - H, यहां पे C1 - H, यहां पे CH, यहां पे CH, ठीक है। खैर, यहां पे क्या क्या चाहिए आप लोगों को याद रखना है, तो 3 चीज घेरा हुआ है। पहला, KH का इक्वेशन, KH इज अगेन हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इसका इक्वेशन Kw/Ka into Kb। Kw क्या हो गया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10⁻⁻14 एट रूम टेम्परेचर। Ka और Kb हो गया ये वाला दोनों वैल्यू, वीक एसिड का K और वीक बेस का Kb, जिससे कि ये सॉल्ट बना है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हो गया जो आप याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। पहले क्वेश्चन देख करके आपको पकड़ना है कि जो सॉल्ट दिया हुआ है वो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, और फिर अगर हाइड्रोलाइज कांस्टेंट पूछेगा तो ये वाला इक्वेशन पुट कर देंगे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है जिससे कि आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकाल सकते हैं, एंड द इक्वेशन इज H/1 - H इक्वल्स टू √Kw/Ka into Kb। ध्यान रखना, इस इक्वेशन के डेरिवेशन में, डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं बट स्टिल इस इक्वेशन के डेरिवेशन में हम लोग कहीं भी H को यानी कि अल्फा को 1 के सामने नेग्लिजिबल नहीं मानते, तो इसलिए कुछ भी चेक नहीं करना है इस वाले केस में, स्ट्रेट अवे आप ये वाला इक्वेशन लगा करके डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस स्मॉल h निकाल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा, जब आपको अगर pH निकालना होगा इसके सॉल्यूशन का, तो आप स्ट्रेट अवे ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, pH इक्वल्स टू 7 + ½ pK - pKb। ध्यान रखना, जैसे इसके पीछे वाला केस है तो आपको अगर सिर्फ pH निकालने के लिए बोलता
मान लीजिए इस बेसिक सॉल्ट में आपको पीएच निकालने के लिए बोलता, तो आप सीधे OH माइनस बराबर सी अल्फा कैसे लगाते, बिकॉज अल्फा तो आपको पता नहीं है। तो अल्फा के लिए आपको पहले ये निकालना पड़ता, और अगर ये 0.1 से कम होता तब तो सही था, लेकिन अगर 0.1 से ज्यादा होता तो फिर आपको फिर से क्वाड्रेटिक सॉल्व करके फिर अल्फा निकालना पड़ता, तब आप यहां पे पुट करके OH माइनस निकालते, POH निकालते या पीएच निकालते। यानी कि बेसिक सॉल्ट या एसिडिक सॉल्ट में आपको पीएच निकालने के पहले अल्फा निकालना, स्मॉल h निकालना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना जरूरी है, ठीक है। और फिर उसको चेक भी करना जरूरी है कि 0.1 से छोटा आ रहा है कि नहीं। लेकिन मिक्स सॉल्ट का जो केस है, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, इसमें आपको पीएच निकालने के पहले h निकाल करके कंपेयर करने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इस इक्वेशन में गौर से देखो कहीं पर भी स्मॉल h का कोई यूज नहीं है। तो सीधे सीधे अगर क्वेश्चन में आपको K और KB का वैल्यू दिया हुआ है तो आप 7 + ½ pKa - pKb लगा सकते हैं। pKa का मतलब क्या होता है, pKa is minus log of Ka like pH, and pKb is similarly minus log of Kb. pK is minus log K, pKb is minus log Kb। उसको पुट करेंगे, pH निकाल देंगे। अगर क्वेश्चन में pH पूछा है, स्मॉल h निकालने की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे ये इक्वेशन याद रखो, 7 + ½ pKa - pKb, इसको पुट करो इसमें वैल्यूज और यू गेट द वैल्यू ऑफ pH, ठीक है। h निकालना है तो ये वाला इक्वेशन यूज करो, और KH यानी कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है तो ये वाला इक्वेशन यूज करो। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे इसमें देखो, इसमें अगर आपको h निकालना या अल्फा निकालना है तो इन दैट केस इट इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। सी का टर्म है, देखो यहां पे सी का टर्म दिख रहा है आप लोग को, बेसिक सॉल्ट है, यहां पर भी सी का टर्म दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। और यहां OH माइनस का कंसंट्रेशन में भी सी का टर्म दिख रहा है। एसिडिक या बेसिक सॉल्ट में हर इक्वेशन में यहां पे देखिए आप सी का टर्म है, यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो गया या पीएच का वैल्यू हो गया, वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। यहां पर देखो, यहां पे इस इक्वेशन में भी कहीं भी कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है, इस इक्वेशन में भी कहीं कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है। मतलब एज लॉन्ग एज द सॉल्ट इज सेम, जब तक ये सॉल्ट सेम है तब तक वट एवर बी द कंसंट्रेशन, द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड द वैल्यू ऑफ पीएच विल बी सेम। कहने का मतलब है कि अगर मान लो आपको देता है ऐसा कि एक केस है जहां पर CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट का कंसंट्रेशन है 0.1 m, और दूसरा केस है जहां पे अमोनियम एसीटेट का कंसंट्रेशन है से फॉर एग्जांपल 0.01 m, ठीक है। अगर यहां पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है H1, यहां डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है H2, यहां पे pH का वैल्यू है pH1 और यहां pH का वैल्यू है pH2, तो क्योंकि ये दोनों सॉल्ट सेम है और ये दोनों सॉल्ट कौन सा है, मिक्स्ड सॉल्ट, जिसका स्मॉल h यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और pH का वैल्यू कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि H1 का वैल्यू H2 के बराबर होगा और pH1 का वैल्यू pH2 के बराबर होगा, pH2 के बराबर होगा। ध्यान रखना, कंसंट्रेशन कुछ भी रहे, एज लॉन्ग एज द मिक्स्ड सॉल्ट इज सेम, they will have same degree of hydrolysis and they'll have same pH। तो न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, एसिडिक सॉल्ट हो गया, बेसिक सॉल्ट हो गया, मिक्स सॉल्ट हो गया। लेट्स टॉक अबाउट एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। अब एम्फीप्रोटिक सॉल्ट होता क्या है, तो अगर कोई भी वीक डाइप्रोटिक एसिड है तो उसका जो हाफ न्यूट्रलाइजेशन पे सॉल्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। देखिए फॉर एग्जांपल H2CO3 इज अ वीक डाइप्रोटिक एसिड। इसको जब आप डिकम्पोज करोगे, डिसोशिएट करोगे, तो एक एक करके निकालेंगे H+, हम लोग को पता है एक साथ दोनों नहीं निकालते हैं। तो पहला H+ निकालेंगे तो उसका कॉन्जुगेट बनेगा HCO3-। यहां पे कॉन्जुगेट क्या बन रहा है, HCO3- बाइकार्बोनेट आयन। फिर अगले स्टेप में इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग Ka1, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। देन दिस HCO3- will undergo dissociation in the second step to form H+ and CO3 2- and this is called second dissociation constant Ka2। अब इसमें एम्फीप्रोटिक आयन कौन हुआ, तो यहां देखो ये था एसिड, ये हो गया था इसका कॉन्जुगेट बेस, और इस रिएक्शन में ये है एसिड और ये है इसका कॉन्जुगेट बेस। तो ऊपर वाले रिएक्शन में HCO3- इज एक्टिंग एज बेस और नीचे वाले रिएक्शन में HCO3- इज एक्टिंग एज एसिड। तो ये HCO3- हो गया एम्फीप्रोटिक आयन, और इसमें अगर कैटायन में कोई मेटल आप लगा दो तो बन जाएगा एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। तो ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इज एम्फीप्रोटिक सॉल्ट, ठीक है। अब अगर मान लो एक सॉल्यूशन है सोडियम बाइकार्बोनेट का और आपसे इस सॉल्यूशन का बोल रहा है भाई इस सॉल्यूशन का पीएच बताइए, कुछ कंसंट्रेशन भी मान लो दिया हुआ होगा, ठीक है।
अब इसका पीएच का सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप याद कर लो, फिर से हम डेरिवेशन के बहुत डिटेल्स एनालिसिस में नहीं जा रहे हैं, ये इक्वेशन काम का है जो आपको एग्जाम में पूछे है क्वेश्चन। क्या इक्वेशन है? तो देखो HCO3 माइनस किन दोनों रिएक्शन में इन्वॉल्व है, फर्स्ट रिएक्शन सेकंड रिएक्शन में। फर्स्ट रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट है K1 और सेकंड रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट है K2। सो द वैल्यू ऑफ pH ऑफ एम्फीप्रोटिक सॉल्ट विल बी कि भाई वो जिस रिएक्शन में इन्वॉल्व है उसका K देख लो, उसका pK निकाल के एवरेज मार दो, pK1 प्लस pK2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, जहां पे pK1 हो गया माइनस लॉग ऑफ K1, pK2 हो गया माइनस लॉग ऑफ K2। फॉर एग्जांपल इसी का आप लोगों को डेटा दे देते हैं। H2CO3 का Ka1 का जो वैल्यू है वो होता है 10⁻⁷ अप्रोक्सीमेटली, और Ka2 का वैल्यू है 10⁻11। तो इसका अगर माइनस लॉग आप लगाएंगे तो pK1 हो जाएगा 7 और pK2 का वैल्यू हो जाएगा 11। ठीक है, तो NaSCO3 का pH का वैल्यू अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, pK1 प्लस pK2 बाई 2 एवरेज निकालना है आपको, यानी कि 7 प्लस 11 डिवाइड बाई 2, द आंसर इज 9। कितना सिंपल सा चीज है। इसमें भी ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन का कोई टर्म नहीं है, पीएच का जो इक्वेशन है उसमें कहीं भी कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है। सो एज लॉन्ग एज दिस सॉल्ट इज फिक्स्ड, एज लॉन्ग एज NaHCO3 इज फिक्स्ड, whatever be the concentration, the pH will remain same because it is average of pK values, जिसमें concentration का कहीं कोई टर्म नहीं है। जो भी वैल्यूज दिया रहा है Ka1 का उसको पुट करेंगे, pH का वैल्यू आप कंफर्टेबली निकाल सकते हैं। एम्फीप्रोटिक का एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहां पे H3PO4 लेकर के आए हैं जो है एक वीक ट्राइप्रोटिक एसिड, मतलब इसमें 3 H+ निकल सकता है। तो एक करके तीनों H+ निकाल दिए। देखो फर्स्ट H+ निकला, H2PO4 माइनस बन गया, Ka1 इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। सेकंड में H2PO4 माइनस H+ निकाला, HPO4 2 माइनस बन गया, K2 इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। और थर्ड में HPO4 2 माइनस H+ निकाला, PO4 3 माइनस बन गया, K3 इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। इसमें आप गौर से देखो, ये H2PO4 माइनस, ये आपको दिख रहा होगा कि पहले रिएक्शन में ये काम कर रहा है एज बेस, कॉन्जुगेट बेस, और सेकंड रिएक्शन में काम कर रहा है एज एसिड। तो ये हो गया एक एम्फीप्रोटिक आयन। इसमें एक कैटायन लगा दो सोडियम तो बन जाएगा एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। तो यहां देखिए Na2HPO4, ठीक है, यानी कि Na प्लस एंड H2PO4 माइनस। तो Na प्लस तो हटाओ, H2PO4 माइनस ही जो करना है करेगा। तो H2PO4 माइनस, देखो एम्फीप्रोटिक है, पहला रिएक्शन दूसरा रिएक्शन में इन्वॉल्व है, यानी K1 और K2 में इन्वॉल्व है। तो इसका pH का वैल्यू हो गया pK1 प्लस pK2 बाई 2। ठीक है, फिर आप देखिए इस सेकेंड रिएक्शन में HPO4 2 माइनस काम कर रहा है एज बेस, और थर्ड रिएक्शन में HPO4 2 माइनस काम कर रहा है एज एसिड। तो ये फिर से एक एम्फीप्रोटिक आयन हो गया। इसमें अगर 2 माइनस 2 कैटायन लगाना पड़ेगा, Na2 लगा दिए, Na2HPO4, इसका pH निकालना है, सेकंड और थर्ड रिएक्शन में इन्वॉल्व है जिसमें कि K2 और K3 इन्वॉल्व है। सो pK2 प्लस pK3 डिवाइड बाय 2 विल बी द pH ऑफ Na2HPO4। तो ध्यान रखना, पहले आपको पकड़ना पड़ेगा सॉल्ट को देख करके वो एम्फीप्रोटिक है। फिर एम्फीप्रोटिक में आप देखो कि उसका जो एनायन है वो किस किस इक्विलिब्रियम का पार्ट है, और उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसका pK का वैल्यू निकाल करके उसको एवरेज कर देंगे, गेट द वैल्यू, गेट द pH ऑफ दैट एम्फीप्रोटिक सॉल्ट।